नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9th और 11 का ऊतक तंत्र लेके प्रस्तुत हैं आपके सामने। जो YouTube में वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है, आप लोग कहते हैं कि जो है ऑडियो समझ में नहीं आता, लेकिन हमको लगता है कि वीडियो भी आप लोग 1 ही मिनट या 1.5 मिनट कुल मिला करके पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। हो सकता है कि पढ़ने में मन ना लगता हो, लेकिन इतना भी समझ लीजिए, हो सकता है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ाने का मौका ना मिले। तो इसलिए जो वीडियो आपको YouTube में डाला जाता है उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। जो नहीं समझ में आता है उसको फ़ोन करके पूछ लीजिए तो अच्छा रहेगा। कि जो है कमेंट मत कीजिए, क्योंकि कमेंट से जो है क्योंकि मैसेज ज़्यादा भर जाता है, मोबाइल हैंग करने लगती है, इसलिए फ़ोन करके पूछ लिया कीजिए इसका क्या मतलब हुआ। कक्षा 9 और कक्षा 11 के लिए आज हम ऊतक पाठ लेकर के प्रस्तुत हैं। कोशिका आपको पढ़ा दिया गया है, कुछ अंश बाकी थे, लेकिन अबाउट सेल के बारे में आपको सामान्य जानकारी दे दी गई है। आज हम ऊतक के बारे में हम जानते हैं, हमने बताया है आपको कि जो है तमाम कोशिकाएं एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो तमाम कोशिकाएं मिलकर के एक ऐसी रचना का निर्माण करती हैं जिसे हम ऊतक कहते हैं, या यूं कह सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उद्गम और रचना समान होती है उसे हम ऊतक कहते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ या ग्रुप ऑफ द सेल which origin and function are same, that is known as the tissue। तो अगर हम उस आधार पे देखें तो 2 प्रकार के टिश्यू आपको बताए गए मुख्य रूप से। एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा अस्थाई यानी कि परमानेंट टिश्यू। विभज्योतक पढ़ाने से पहले एक सामान्य रूप से एक प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। यदि मान लिया कि कोई पौधा है, मान लिया यूकेलिप्टस का पौधा है, तो उसके जमीन से 5 फीट पर यदि एक कील गाड़ दी जाती है, यहाँ पर कील गाड़ दी जाती है, और पौधा एक साल में 1 फीट बढ़ता है, तो लगभग 6.5 साल में कील कितनी ऊपर जाएगी, ये हमको प्रश्न बताएं। उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो प्रश्न चूंकि ऑनलाइन है इसलिए व्यवस्था चैटिंग की हो नहीं पा रही, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि सामान्य रूप से वह कील जहां पर थी वहीं पर ही रहेगी, क्योंकि पौधे में मध्य से वृद्धि नहीं होती है, केवल मोटाई में वृद्धि होती है, और उसके एपिकल मेरिस्टेम यानी एपेक्स यानी शीर्ष पर ही वृद्धि होती है, पौधा ऊपर बढ़ता जाता है। इसलिए कील चाहे 1 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष 100 वर्ष ही क्यों ना बीत जाए, वो कील की ऊंचाई नहीं बढ़ेगी, केवल मोटाई में वृद्धि होगी। तो लेके चलते हैं आपको विभज्योतक में। विभज्योतक अर्थात विभज्योतक की जो टर्म है, यानी कि जिस ऐसा ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, इसको सी नागेली ने 1858 ईस्वी में प्रस्तुत किया, नाम दिया विभज्योतक। तो ऐसे ऊतक जिनमें विभाजनशील यानी विभाजन की क्षमता होती है, यानी टोटीपोटेंट होते हैं। टोटीपोटेंट का मतलब ऐसी कोशिका, ऐसा ऊतक जो अपने समान यानी ऊतक को बनाने का कार्य कर सके, उसे हम टोटीपोटेंट या विभज्योतक कहते हैं। तो सामान्य रूप से पौधों में 3 प्रकार के विभज्योतक पाए जाते हैं। अगर कोई भी पौधा देखिए तो एक तो एपिकल मेरिस्टेम यानी कि एकदम शीर्ष पर मेरिस्टेम होता है, यानी विभाजन की क्षमता होती है उन कोशिकाओं ऊतकों में, तो उसे हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। और जहां पर शाखाएं या टहनियां निकलती वहां पर भी विभाजन की क्षमता होती है, तो उसे हम इंटरकैलरी या हिंदी में अंतर्विष्ट ऊतक कहते हैं।
जहां पर पौधों के शाखाएं निकलती हैं उन कोशिकाओं में ऊतकों में विभाजन की क्षमता होती है, तो उसे हम अंतर्विष्ट या इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं। पुनः लेटरल मेरिस्टम जो लंबाई में बढ़ते हैं, चौड़ाई में बढ़ते हैं, उसे हम लेटरल मेरिस्टम या पार्श्व विभज्योतक कहते हैं। कुछ जो है वैज्ञानिकों ने इसमें प्रस्तुत किया है। पहला तो है हिस्टोजन सिद्धांत। हिस्टोजन सिद्धांत के अनुसार किसी भी एपिकल मेरिस्टम में 3 भाग होते हैं। एक तो डर्मेटोजन जो बाहरी त्वचा का निर्माण करती है, दूसरा पेरिप्लीरोम जो कार्टेक्स और जो है जाइलम और फ्लोएम का यानी वैस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। ट्यूनिका कार्पस स्मिथ ने दिया, उन्होंने बताया कि विभज्योतक यानी मेरिस्टम में 2 परतें होती है, एक तो ट्यूनिका और दूसरा कार्पस। स्मिथ ने यह भी बताया कि ट्यूनिका जो परत होती है, जो विभाजनशील क्षमता होती है, वह जो है डर्मेटोजेनित की त्वचा का निर्माण करती है और कार्पस जाइलम और फ्लोएम अर्थात वैस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। तो ये तो रहा विभज्योतक यानी कि एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम यानी पार्श्व विभज्योतक। इसमें जहां पर न समझ में आ रहा हो कमेंट करके या जो है फोन से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में यहाँ पर बताना संभव, लेकिन जितना बताया जा रहा है आपके कोर्स के अनुसार वो एकदम परफेक्ट है। दूसरा ऊतक अस्थायी ऊतक। विभज्योतकों से अस्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। क्या? विभज्योतकों से जैसे जैसे पेड़ ऊपर बढ़ता जाता है, नीचे की कोशिकाएं अस्थायी ऊतकों में परिवर्तित होती जाती है, अर्थात इनमें विभाजन की क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है। इस तरह से इनमें 2 प्रकार के बताए गए, एक तो सरल ऊतक और दूसरा जटिल ऊतक। सरल ऊतक वो सिंपल होते हैं, साधारण ऊतक होते हैं, उनमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता, कोशिकाएं लगभग समान होती हैं। हमने आपको बताया कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रचना और कार्य में समान होते हैं ऊतक कहलाते हैं। तो इनमें 3 प्रकार के सरल ऊतक होते हैं। इसे एक को हम पेरेन्काइमा हिंदी में मृदूतक कहते हैं, दूसरे में कोलेनकाइमा इसे हिंदी में स्थूल कोण ऊतक कहते हैं, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा या मृद ऊतक नाम से ही स्पष्ट है कि ये कोमल होते हैं, ये कार्टेक्स में यानी कि बलकुट में पाए जाते हैं। इनके बीच खाली स्थान पाया जाता है जिसे हम अंतरा कोशिकीय स्पेस कहते हैं या स्थान कहते हैं। अंतरा कोशिकीय स्थान कहते हैं। ये इनमें केंद्रक पाया जाता है। तो ये और कई प्रकार की होती है, जिनमें ऐसी पेरेन्काइमा जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसे हम कोलेनकाइमा कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। जिनमें एयर स्पेस पाए जाते हैं, जैसे जलीय पौधे हैं, एयर स्पेस पाए जाते हैं यानी वायु चैम्बर पाए जाते हैं, उन्हें हम एरेन्काइमा कहते हैं। इस तरह से कई प्रकार के होते हैं, एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। अब आगे जब इससे पेरेन्काइमा और भी ज्यादा दिन का हो जाता है यानी पुराना हो जाता है, तो इसकी कोशिकाओं पर बीच बीच के अंतराज कोशिकीय स्थान लिग्निन नामक पदार्थ से भर जाते हैं। कोशिकाओं का जो आकार होता है टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, चौकोर हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, खटभुज हो सकता है, और कोशिका भित्ति पर जो है लिग्निन जमाव के कारण ये कठोर हो जाते हैं, स्थूल हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। इसलिए इन्हें हम कोलेनकाइमा या स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा जब और काफी दिन की हो जाती है तो उसे इनकी कोशिकाओं पर इस प्रकार से लिग्निन जमा हुआ हो जाता है कि ये कोशिकाएं नुकीली हो जाती हैं। ये कोशिकाएं मृत होती हैं, इनमें अंतराकोशीय स्थान नहीं पाए जाते हैं।
जगह जगह पर गड्ढे पाए जाते हैं और इनमें केंद्रक का जो है केंद्रक का भी अभाव होता है। तो इस तरह से सरल ऊतक तीन प्रकार के, एक तो पेरेन्काइमा जिसे मृदु ऊतक कहा गया, दूसरा कोलेनकाइमा जिसे स्थूल कोण ऊतक कहा गया, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा जिसे हम तो अब सरल ऊतक हो गया। सरल ऊतक हमने बताया आपको पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्का। अब हम आते हैं जटिल ऊतक। जटिल ऊतक में कई प्रकार की ऊतक समाहित होते हैं। मुख्य रूप से जटिल ऊतक दो प्रकार के ऊतक समाहित होते हैं। एक तो है जिसे हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, दूसरा उसके बीच में जो स्थान होता है उसे हम कैम्बियम कहते हैं और उसके नीचे जाइलम पाया जाता है। यानी अगर जाइलम बाहर पाया जाता है तो एक्स्ट्रा जाइलमी होता है, अगर अंदर पाया जाता है तो इंट्रा और एक्स्ट्रा। हम जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम मिला करके वैस्कुलर बंडल यानी संवहन ऊतक का निर्माण करते हैं। वैस्कुलर बंडल अर्थात ऐसे ऊतक जो जमीन से जल का ऊपर ले जाना या पौधों के बनाए गए भोजन को नीचे लाना, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। इसलिए इसे हम जटिल ऊतक के श्रेणी में रखते हैं। दो प्रकार के हैं, एक तो जाइलम है और दूसरा फ्लोएम है। जाइलम जमीन से जल और खनिज तत्वों को ऊपर तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान बनाए गए भोजन को पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। इनके बीच में जो कैम्बियम पाया जाता है वो मेरिस्टेमी होता है, यानी कि इनमें विभाजन की क्षमता होती है जिससे द्वितीयक वृद्धि के दौरान पौधे लंबाई ऊंचाई में वृद्धि करते हैं। तीसरा विशिष्ट ऊतक। तमाम पौधों में ऐसे ऊतक पाए जाते जिससे गोंद, रेजिन या दूध या जो है कुछ स्राव का निर्माण होता है। रबर छीरी कोशिकाएं ऊतक होते हैं। लैक्टिक ऊतक होते हैं जिनसे दूध का निर्माण होता है, जो जैसे मान लिया बरगद है या आम में गोंद है या जो है जो रबर का पौधा है उसमें रबर का निर्माण हो। तो ये विशिष्ट कोशिकाएं जो है ऊतक उनके द्वारा स्रावित होता है, तो उन्हें हम विशिष्ट ऊतक कहते हैं। अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद जो है अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो फोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।